तो देखेंगे विधि के समय समानता का अपवाद देखेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ऐसे अधिकारी है जो कि विधि के समय समानता के अपवाद है, ठीक है, जिन्हें विधि के समय समानता के सिद्धांत से छूट प्रदान की गई, जो कि आर्टिकल 361 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 361 ये कहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ऐसे पदाधिकारी जिनके ऊपर विधि के समय समानता के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बात करेंगे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, ठीक है। मतलब अपने राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों, ठीक है, अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, ठीक है, मतलब न्यायपालिका इनको आदेश भी नहीं दे सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह का दंडिक अथवा आपराधिक कार्यवाही न तो प्रारंभ होगी या नहीं बनी रहेगी, ठीक है। मतलब जब ये अपने कार्यकाल पे होंगे तो इनके इनके कार्यकाल के दौरान इनके ऊपर किसी तरह का दंडिक अथवा आपराधिक कार्यवाही न तो प्रारंभ की जाएगी नहीं बनी रहेगी। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की प्राथमिक दर्ज कराने का प्रयास किया गया था, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अस्वीकृत कर दिया था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है, उनके ऊपर मतलब क्या किया गया था, तो एक बार उनके भ्रष्टाचार का मामला चला था, आपराधिक मामला चला था। तो इसके लेकर जब उनके ऊपर आपराधिक मामला चलाया जा रहा था तो वहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मतलब इनकार कर दिया था मामला चलाने को लेकर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल जब अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, मतलब जिस समय अपने पद पे नहीं होते, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी, ठीक है। तो जब पद पे रहेंगे तो यहाँ पे विधि के समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा, लेकिन जब पद पे हट जाएंगे तो विधि के समानता का अधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान या बाद में उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्यवाही आरंभ की जा सकती है, ठीक है। राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान सिविल प्रक्रिया दोनों तहत लगेगी, ठीक है, सिविल प्रक्रिया दोनों तहत लगेगी, लेकिन आपराधिक मामला जब वो अपने कार्यकाल के दौरान रहेंगे तो नहीं लगेंगे। दैट मीन समझिए, मान लीजिए किसे राष्ट्रपति का कोई वाइफ है, सपोर्ट डेट वाइफ है, ठीक है, तो उनके ऊपर मतलब केस फाइल करती है शादी को मैटर के लेके, ठीक है, तलाक वगैरह को मैटर के लेके, तो वो सिविल मामला हुआ। तो सिविल मामला उनके पद पे रहते हुए भी लगेगा, लेकिन आपराधिक मामला उनके पद पे रहते हुए नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन ध्यान में रहना, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जब भी उनके ऊपर ये मामला को लगाएंगे तो 2 महीना पहले की नोटिस उनको देने पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए 2 महीने पहले पूर्व नोटिस देनी पड़ेगी, जिसमें व्यक्ति का नाम एवं पता था राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध कार्यवाही का कारण का उल्लेख होना चाहिए। जो नोटिस आप देंगे उस पर जो व्यक्ति जो केस करेगा उनका नाम होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए, और किस वजह से राष्ट्रपति के ऊपर आप मतलब केस कर रहे हैं वो सारी चीजें मतलब क्या होनी चाहिए, उल्लेख होनी चाहिए। तो सिंपल सा प्रश्न अगर पूछेगा क्या राष्ट्रपति पे आपराधिक मुकाबला दायर किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति उस वक्त अपने पद पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या राष्ट्रपति पे सिविल मामले दायर किए जा सकते हैं? बिल्कुल दायर किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति जब अपने पद पे रहेंगे तो भी उनके ऊपर सिविल मामले लगेंगे, और अपने पद पे नहीं रहेंगे तो भी उनके ऊपर सिविल मामले लगेंगे, लेकिन आपराधिक क्रिमिनल चार्जेस जो होगा उनके ऊपर कब लगेगा, जब वो अपने पद पे नहीं रहेंगे। पद पे पद नहीं पे रहेंगे रहेंगे। तो नहीं, पद पे रहेंगे तो कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। जैसा कि से एक एग्जाम्पल क्या है जिसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के विरुद्ध वैवाहिक वैवाहिक विवाद के संबंध में कोई मामला न्यायालय में आरंभ किया जा सकता है। अब मान लीजिए घर का कोई मामला हुआ, वैवाहिक विवाद का कोई मामला होगा, ठीक है, कोई जमीन का ही मामला हुआ, सिविल मामला में आते हैं ना, ठीक है, तो ये उन पे उनके ऊपर मतलब किसी भी न्यायालय में मामला को प्रारंभ किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसको सूचित देना पड़ेगा राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को, उसके लिए 7 दिन पहले आपको सूचित देना पड़ेगा, पूरा कारण के साथ आपको सूचित देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, तो यहाँ पे कभी भी पूछेगा तो मतलब कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसे विधि के समझ समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 जो हमको देता है, जो कि लोगों का फंडामेंटल राइट है, उसका अपवाद होता है। तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जो है तो ये है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब भारत के केवल 2 ही पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, राज्यों के लिए राज्यपाल होते हैं, सेंट्रल में राष्ट्रपति होते हैं, पदाधिकारी 2 ही होते हैं, बाकी कोई पदाधिकारी नहीं है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सामाजिक समानता क्या होता है, तो समता का अधिकार को विशेष क्षेत्रों पर लागू करने तो आर्टिकल 15 की व्यवस्था की गई है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक चीजें सब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समता के अधिकार को विशेष क्षेत्रों में लागू करने हैं तो किसका व्यवस्था किया गया, आर्टिकल 15 की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 में धर्म की बात करेंगे, मूल वंश की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, लिंग की बात करेंगे, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात देखेंगे, ये आर्टिकल जो होता है केवल भारतीय को प्राप्त होता है, ठीक है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 कोई छूटा तो नहीं, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, किसी भी विदेशी मूल के नागरिकों
ये आर्टिकल्स मतलब ये फंडामेंटल राइट प्राप्त नहीं है, ठीक है। फिर बता दे रहा हूँ 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तो आर्टिकल्स 15 मूवी भी आई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा आर्टिकल 15, ठीक है। तो इसके आधार पर ये कहा जाता है ये फंडामेंटल राइट है। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समता का अधिकार पढ़ रहे हैं। समता का अधिकार जो होता है कितना, 12 से लेकर 35 तक हमारा क्या फंडामेंटल राइट है। उसमें से समता का अधिकार कितना है, 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार है। उसमें से आर्टिकल्स 15 क्या कहता है, तो आर्टिकल्स 15 कहता है से धर्म, मूलवान जाति, लिंग या जन्म स्थान पर किसी भी प्रकार का विभेद से हमें रोकता है, ठीक है। यह मूल अधिकार सिर्फ मतलब भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अब देखेंगे इसमें भी एक चीज निकल कर आता है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव का प्रतिबंध किया जाता है। आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी आर्टिकल 15 में जो चीजें जो दी गई है उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी भेदभाव होता है। उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे कैसे। तो आर्टिकल 15(1) के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल व जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। यह अनुच्छेद राज्य के विरुद्ध है, ठीक है। आर्टिकल 15 जो होता है क्या होता है, राज्य के विरुद्ध होता है। वो ज्यादातर फंडामेंटल राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट है ना, वो सारे के सारे राज्य के विरुद्ध लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है। सारे के सारे मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध होते हैं, ठीक है, राज्य के विरुद्ध होते हैं। राज्य के शक्ति को करेगा, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि करेगा, समझ रहा है ना। मौलिक अधिकार क्या करेगा, राज्य की शक्ति को कमजोर करेगा, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 भी क्या है, राज्यों के विरुद्ध है, ठीक है। इस अनुच्छेद में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जिसका अभिप्राय है कि शैक्षणिक योग्यता तथा शारीरिक मापदंड के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। आप यहाँ पे आपने बोला, यहाँ पे बोला राज्य, ठीक है, केवल, ठीक है, ध्यान में रखिए केवल, ठीक है। यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग करके बहुत चीजें यहाँ पे पलट गई है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नहीं पर भेदभाव करेगा, लेकिन ठीक है शारीरिक मापदंड के आधार पर व्यक्तियों के साथ, शैक्षिक योग्यता के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। अब मैं बहुत लोगों को बोल दूंगा इसको समझाने के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बेसिक चीज आपको समझाने के लिए समझ रहा हूँ, समझिए। अभी दरोगा की वैकेंसी आई है, राज्य का क्या कर्तव्य है, सभी लोगों का दरोगा के बहाली में भरने देना है, सभी लोगों का समान अधिकार देना चाहिए। लेकिन राज्य बोलेगी नहीं, नहीं देंगे, ठीक है, जो ग्रेजुएशन पास होगा उसी को दरोगा का फॉर्म भरने देंगे। तो यहाँ पे स्टेट हमारे साथ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मतलब भेदभाव कर दी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई साहब हमको कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। जिसका भी 168 सेंटीमीटर हाइट होगा वो मतलब शारीरिक मापदंड के आधार पर यहाँ पे क्या होगा, भेदभाव का मतलब रीजन बनेगा, ठीक है। तो राज्य यहाँ पे मतलब क्या कर रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राज्य यहाँ पे मतलब क्या कर रही है, सो यहाँ पे आपके साथ मतलब भेदभाव कर रही है, ठीक है। तो दो आधार होगा, एक शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मापदंड के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं, आर्टिकल 15 में कहीं भी ये नहीं लिखा है सिर्फ यहाँ पे मतलब शारीरिक आधार पर भी भेदभाव नहीं चाहिए। इसमें धर्म, मूलवान जाति, लिंग एवं जन्म स्थान का लिया है, ठीक है। इस आधार पे आपको भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे बहुत सारे राज्य कहता है, बहुत सारे राज्य कहता है ये मध्य प्रदेश की नौकरियां जो है केवल मध्य प्रदेश के मामा और भांजियों के लिए होगा, ठीक है, सॉरी भांजी और भांजे के लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल 15 के जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पे स्टेट भेदभाव कर रही है। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा से नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तुम क्या करो अपनी चीजों को मतलब क्या करो, वापस ले लो, ठीक है। इसीलिए किसी भी राज्य सरकार, जैसे भारत क्या है, भारत एक संघात्मक राज्य का एग्जाम्पल है, जो कि बहुत सारे राज्यों से मिलकर भारत एक संघ है, ठीक है। तो कोई भी राज्य अगर ये कहेगी से हम मतलब बिहार के बच्चे को फॉर्म नहीं भरने देंगे कर्नाटक के एग्जाम में, फिर कर्नाटक के बच्चे बिहार के एग्जाम में फॉर्म नहीं भरेंगे, तो सीधा सीधा आर्टिकल 15 के तहत राज्य हमारे साथ क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। हाँ भले आरक्षण हमें न दे, ठीक है, आरक्षण हमें न दे, आरक्षण के ऊपर हमको पाबंदी लगा सकती है, क्योंकि क्या आरक्षण जो है मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आधार पर देती है, ठीक है। तो वो दूसरा चीज होगा, लेकिन जन्म स्थान के ये नहीं कह सकती जो व्यक्ति जो सिख धर्म से आता वो हमारे यहाँ मतलब आके मतलब निवास नहीं कर सकता है, या फिर फॉर्म नहीं भर सकता। तो जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 15 के सब क्लोज 1 में यह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें और भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद क्या है,
विभिन्न स्थानों पर भेदभाव पे प्रतिबंध आपको देखने को मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया गया था, जैसे कि मान लो ब्रिटिश प्रशासन के दौरान अनेक सरकार होटलों को भारतीय प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जो मूल भारतीयों के द्वारा समाप्त किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक पर अयोग्यता, प्रतिबंध और देयता आरोपित नहीं होगी। जो निम्नलिखित प्रकार के, जो निम्नलिखित बात करेंगे, जो निम्नलिखित के लिए सबसे पहले दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, ठीक है, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पे किसी भी व्यक्ति के साथ, ये ऐसे स्थान है जहां पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसमें आप ये नहीं जी कहिए सर। मतलब जो प्राइवेट बस जो चलता है, ठीक है, जिसमें आप पैसा देकर आप जाते हो, बस जो चलता है, तो बस भी मतलब क्या होता है, बस भी मतलब क्या, राज्य का एक पार्ट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार में सरकार का सारा संसाधन, ठीक है, और साथ में जितना भी प्राइवेट मशीनरी आता है सबके सब आ जाता है। तो ये केवल सरकारी और प्राइवेट सारा कुछ होगा, जो कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी होगा, ठीक है, होटल हो जाएंगे, भोजनालय हो जाएंगे, दुकानें हो जाएंगे, सार्वजनिक भोजनालय, सबके सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे जगह पे भेदभाव नहीं कर सकते। कुआं की बात करेंगे, तालाब की बात करेंगे, स्नान घाट की बात करेंगे, सड़क हो गया, सार्वजनिक रिसोर्ट हो गया, यहाँ पे विभेद नहीं किया जा सकता। जो पूर्णतः अंशतः या फिर वृत्त द्वारा संचालित सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्मित है, या तो मान लीजिए या तो राज्य के द्वारा पूरी तरीके से संचालित किया जाता है, या फिर अंशतः राज्य के द्वारा चलाया चलाती है। ठीक है, या फिर मान लीजिए राज्य के वृत्त के द्वारा मतलब संचालित होता है, या फिर मतलब मान लीजिए किसी का प्राइवेट ही है, मान लीजिए प्राइवेट ही है, लेकिन उसका उद्देश्य अगर सार्वजनिक उद्देश्य को हित की पूर्ति करना है, तो वहां पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका प्राइवेट कार है, ठीक है, मान लीजिए आपका कार है, तो अपने कार में किसी भी व्यक्ति से आप इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आपका निजी संपत्ति है। लेकिन अगर बस अगर सड़क पर चल रहा है, तो बस किसी की, भले किसी एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक हित के लिए है। ठीक है, तो अगर बस में, कोई भी प्राइवेट बस में अगर किसी को बैठाने से अगर इनकार किया जाता है, तो यहाँ पे फिर से 15(2) के तहत मतलब क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा फंडामेंटल राइट उल्लंघन का। ठीक होगा है, जी सर। समझ गए। जी हाँ, जी। अब यहाँ पे आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है ना, तार्किक भेदभाव किया जाता है। अब तार्किक भेदभाव क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तार्किक भेद में क्या होता है। तो इस अनुच्छेद में राज्य के द्वारा वंचित वर्गों के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, इसलिए विधि के समक्ष, ठीक है, विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 15(3) में स्पष्ट दिखाई देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अगर राज्य, अगर मान लीजिए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं विशेष अगर उपबंध करता है, तो वह मतलब एक तरह से तार्किक भेदभाव तो होता है, लेकिन इसको मतलब उसके श्रेणी में नहीं रखा गया। ठीक है, अतः राज्य इसके संरक्षण एवं विकास है तो विशेष सुविधाएं प्रदान करेगा। विशेष उपाय में शैक्षिक, आर्थिक और वैधानिक सभी प्रकार के प्रावधान शामिल किए गए। जैसे महिलाओं को देखिएगा, बहुत सारा राज्य क्या करता है, 50% आरक्षण बिहार में दे दिया। ठीक है, या फिर पंचायती राज का चुनाव जो होता है उसमें भी 50% आरक्षण है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मतलब बात करेंगे तभी नारी बंधन योजना जैसे 33% आरक्षण की बात करने की बात हो रही, 33% है ना। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी यहाँ पे आया था पंचायती राज अधिनियम आया था, उसमें भी कम से कम 33% आरक्षण लेना है। ठीक है, तो ये दूसरी बात, बच्चों की बात करेंगे, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मतलब राज्य मतलब मुफ्त शिक्षा देने की काम करेगी। ठीक है, जी सर। जीरो से लेकर छोटे बच्चों के लिए मतलब आंगनबाड़ी केंद्र है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं जो दी जी जाएगी, तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है, यह प्रावधान समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, अब कहेंगे यह प्रावधान जो है समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखाबाद में यौन शोषण को परिभाषित तथा इसे रोकने के उपायों का भी उल्लेख किया गया। उच्चतम न्यायालय ने यौन शोषण को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, अब देखेंगे यौन शोषण क्या होता है। तो यौन शोषण को कई रूपों में मतलब क्या किया है, परिभाषित किया गया। ध्यान में रखिएगा, विशाखाबाद, ठीक है, केस कौन था, 96 में केस आई थी विशाखाबाद, इसमें यौन शोषण को परिभाषित किया। अब यौन शोषण केवल बात करेंगे फिजिकली मतलब फोर्सली रिलेशनशिप क्रिएट करना यौन शोषण नहीं होगा। अगर बात करें जी न्यायालय यौन सर। शोषण को किस तरीके से डिफाइन करती है, शारीरिक संकर पर महिलाओं के निकट जाने का प्रयत्न करना भी क्या है, यौन शोषण के अंतर्गत आएगा। यौन सुविधा की मांग अथवा अनुरोध करना, यह भी यौन शोषण है। ठीक है, अश्लील सामग्री दिखाना, यह भी यौन शोषण के अंतर्गत आएगा। या फिर यौन शोषण को प्रेरित संदेश भेजना, मतलब कुछ ऐसे मैसेजिंग वगैरह करना जो कि मतलब उस तरह की चीजें हो, तो ये सारे के सारे यौन, और साथ में अन्य अस्वीकृत शारीरिक शाब्दिक यौन प्रकृति के व्यवहार। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे कि सभी तो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई अपने वाइफ के साथ भी, ठीक है, अगर उसके मर्जी के बिना किसी भी तरह का रिलेशन काम करता, तो वो भी यौन शोषण के
मतलब अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। साथ में इस केस में ये भी कहा गया अप्राकृतिक सेक्स, ठीक है, अननेचुरल अगर सेक्स अगर होता है तो वो भी मतलब क्या आएगा, यौन शोषण के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, विशाखाबाद में यौन शोषण को मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिभाषित किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा और भी, इसमें बहुत सारे कुछ मतलब मैंने बहुत कुछ बता दिया, फिर भी आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसको रोकने का क्या उपाय होता है, ठीक है। जी ठीक सर। अब देखेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टेट, ठीक है, स्टेट। स्टेट राज्य के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है, राज्य के अंदर राज्य सरकार का सारा मिशनरी, जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटल हो गया, एलआईसी की बिल्डिंग हो गया, ठीक है, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, सारा का सारा स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टेट के अंदर आने का मतलब वहां का जो नियमावली जो बनेगी, ठीक है, वो मतलब क्या बनेगा, फंडामेंटल राइट का वहां पे हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी संस्थान या मालिक का उत्तरदायित्व होगी कि वह यौन शोषण प्रतिबंधित करो, कार्यस्थल पर यौन शोषण की संस्था का मालिक उत्तरदायी होगा, ठीक है। अगर कार्यस्थल पर किसी के साथ में यौन शोषण होता है तो उसके लिए संस्था का जो मालिक जो होगा वो मतलब क्या होगा, उत्तरदायी होगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यौन शोषण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि जीवन के अधिकार का आशय है, ठीक है, गरिमा में जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन के अधिकार किसी भी कंडीशन में हनन नहीं होता है, ठीक है। आप देखो कि इमरजेंसी भी लग जाएगा फिर भी आर्टिकल्स 20 और 21 कभी भी मतलब क्या होता है, हनन नहीं होता है, ठीक है। जी आर्टिकल्स 20 सर। और 21 मतलब क्या होगा, हमेशा मतलब लागू होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। न्यायपालिका के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सभी कार्यस्थल पर यौन शोषण को परिभाषित है, इसको प्रतिबंधित करने के उपायों का प्रचार एवं प्रसार किया गया। सरकारी संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में यौन शोषण प्रबंधित होगा और इसके विरुद्ध दंड का स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। निजी क्षेत्रों में यौन शोषण को रोकने के लिए उपयुक्त नियम पारित किया गया तथा कार्यस्थल पर वातावरण महिलाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। मतलब कार्यस्थल का वातावरण जो होना चाहिए महिलाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको तैयार करके देना है, ठीक है, ताकि उस माहौल में महिलाएं अच्छे तरीके से कार्य कर सके, ठीक है। इसीलिए सुविधा, जी सर। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अतिरिक्त कार्यस्थल का वातावरण महिलाओं के विरुद्ध नहीं होगा, ठीक है। यौन शोषण के जी। आरोप में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक और मालिकों के द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मालिक पहले क्या करेगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, ठीक है। उसके बाद तो जो प्रक्रिया जो चलती है क्रिमिनल लॉ में आएगा वो तो होगा ही, ठीक है। यौन शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी सुनवाई पर ऐसी सीमित के द्वारा किया जाना जिसकी अध्यक्ष महिला होगी और कम से कम आधे सदस्य मतलब महिलाएं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यौन शोषण का जो भी मामला जो सुने जाएंगे उसमें कम से कम आधा सदस्य महिला होगी और उसका हेड जो होगा वो भी महिला होगा। साथ में एक चीज और भी बता दो, यौन शोषण में कोई भी गवाही काम नहीं करेगी जिसके साथ वो घटना का है उसके द्वारा कही गई और हर बात मतलब क्या होगी, सत्य मानी जाएगी, ठीक है। मतलब जो महिला या फिर लड़की जो भी है उनकी जो गवाही जो होती है वही यौन शोषण में मतलब क्या होता है, वो लीगल बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर ऐसा कोई कमेटी वगैरह बनता है तो उसका मतलब आधा सदस्य जो होना चाहिए महिला होना चाहिए। दूसरी महिला बात, होनी कमेटी हेडेड बाई मतलब वुमेन, ठीक है, कमेटी का हेडेड भी जी। मतलब कौन होना चाहिए, वुमेन के द्वारा होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल्स 15 4 में क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे किसमें था, ये तो 15 के 3 में था, ठीक है। यौन शोषण वाला पंद्रह जी के तीन सर। में था, तार्किक भेद वो में 15 के 2 में हम लोगों ने 15 के क्या 2। देखा, तो मतलब स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 15 के 1 जी। में क्या देखेंगे, तो यहाँ पे मतलब क्या था, धर्म मूलवान जाति, लेकिन यहाँ पे शारीरिक मापदंड के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ये जी सारी सर। चीजों को देखा। अब हम चलते हैं, आते हैं 15 के 4 में, ठीक है। हम्म। अब 15 के 4 में क्या देखने को मिलता है, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक है। समाज में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करता है तथा राज्य द्वारा, ठीक है, जिया जाने वाला प्रावधान कार्य विधि के सबक समानता का उल्लंघन नहीं होगा। अब यहाँ पे राज्य जो देती है, ओबीसी को 27% आरक्षण दे दी, ठीक है। जी सर। एससी को मतलब आरक्षण दे दी, एसटी को आरक्षण दे दी, तो आरक्षण देना समता का अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि सबको तो नहीं मिला तो जाहिर सी बात समता का आधार का उल्लंघन होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य अगर इसको अगर देती है तो इसको समता का आधार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्टेट क्या जी। चाहता है, स्टेट चाहता है कि सभी लोग मतलब क्या, एक मतलब परपाटी पे आ जाए, मतलब सभी लोग मतलब एक जैसा आ जाए। देखिए, सभी आरक्षण लोग देने का आगे मतलब बढ़े ये, जी। आरक्षण देने का मतलब ये नहीं होता है मतलब किसी व्यक्ति को, देखिए भारत जैसे समाज के लिए आरक्षण एक बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है, ठीक है। दुनिया का हम्म। सबसे ज्यादा डिबेटेबल सब्जेक्ट जो है आरक्षण ही है, ठीक है। लेकिन आरक्षण भारत जैसे देश में जरूरत भी है, ठीक है, स्टेट देती भी है, क्योंकि स्टेट के कहना है आरक्षण देने का मतलब है तो जो व्यक्ति का हाइट अगर मान लीजिए 10 फुट है,
ठीक है, 10 फुट होता नहीं है, सब जो समझा रहा हूँ, किसी व्यक्ति की हाइट 10 फुट जी है सर। और किसी व्यक्ति की हाइट अगर 6 फुट है, ठीक है, हम्म। तो 10 फुट के बराबर में 6 फुट वाला व्यक्ति तभी आ सकता है जब उसको 4 फुट का, मतलब उसको एक क्या करेंगे, एक चेयर दे देंगे, ताकि 4 फुट के चेयर हो जाता है 10 फुट के बराबर हो जाएगा, ठीक। वो 4 फुट का चेयर जो काम करेगा वो आरक्षण का काम करेगा, ठीक। आरक्षण के द्वारा जी समाज को सर। पैरेलल करने के लिए गवर्नमेंट मतलब राज्य मतलब काम करती है, ठीक है, राज्य यही डिफिनेशन देती है, हम्म। ठीक है। उनका कहना है चूंकि ये जातियां सदियों से दमित एवं सामाजिक विकास के निम्न स्थान पर रही, अतः इसके उत्थान एवं विकास के हेतु राज्य आवश्यक संरक्षण प्रदान करेगा। और इसी को संदर्भ में जी। लेते हुए राज्य जो क्या करता है, आरक्षण देता है। आरक्षण देना जो है आर्टिकल 15 के 4 में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए राज्य जो विशेष प्रावधान करता है, और इसके लिए जो आरक्षण देता है वो आर्टिकल 15 के चौदह के 4। तहत मिलने वाला समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 15 का 4 आर्टिकल 14 के खंडन कर देता है, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल्स हम्म। आपको मिलते हैं ना फंडामेंटल राइट के, तो कुछ ना कुछ उसके खंडन करने के लिए ही बनाए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात करेंगे, ठीक है। एक आपने बहुत सारे मंडल कमंडल का क्या सुना है क्या किसी ने? किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ 90 है क्या? किसी का नहीं नहीं होगा। सर। किसी का नहीं होगा, ठीक है। केस आई थी बहुत पहले, ठीक है, मंडल कमीशन के बीपी मंडल थे, ठीक है। बीपी मंडल जो थे ना बीपी, हाँ, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, कभी अगर पूछ देगा मंडल कमीशन, ठीक है, बनी थी तो उसका जो अध्यक्षता जो कर रहे थे 90 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो आया था, उसके अध्यक्षता जो बीपी मंडल कर रहे थे, तो बीपी मंडल कौन थे? तो याद रखिएगा, आपको पता है बीपी मंडल कहीं के राज्य, किसी राज्य का मतलब मुख्यमंत्री थे? किनको, कितने लोगों को पता है बीपी मंडल कहाँ का मुख्यमंत्री थे? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो थी, जो कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी, जो कि बीपी सिंह की सरकार ने लागू कर दी, तो मंडल कमीशन को हेड करने वाला बीपी मंडल मुख्यमंत्री थे। कहाँ का मुख्यमंत्री थे? चलिए हटाइए सब, ये हमें बताइए, 3 टायर गवर्नमेंट की, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम का जो अनुरोध जो किया था बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता भी कहीं के मुख्यमंत्री के थे, कहाँ के थे? कॉन्सेप्ट के साथ स्टेटिक्स भी गायब है आप लोग का। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा बिहार के। इसको। हाँ, बीपी मंडल कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान में रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री थे। और यहाँ पे बात करेंगे इनका क्या नाम है, बलवंत राय मेहता जी के, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो मंडल कमीशन, मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, 1990 में बीपी सिंह सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के, ठीक है, आरक्षण का प्रावधान किया गया। मंडल सरकार की बात करेंगे ना, तब मंडल, माइक बंद कीजिए, किनकी आवाज आ रही है, ठीक है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पहले आ गई थी, ठीक है, लेकिन 1990 में जब बीपी मंडल की जब सरकार बनती है, ठीक है, 1990 में जब बीपी मंडल की सरकार बनती, तो वो बोलते से भाई साहब हम मंडल कमीशन की जो अनुशंसा जो की गई, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात जो की गई है, उस अनुशंसा को लागू करेंगे, ठीक है। और इसके लिए पूरे पूरे देश भर में आप देखेंगे छात्र आंदोलन मतलब शुरू हो जाता है। ठीक है, जेएनयू का 2 4 छात्र देश में मतलब रोज रोज छात्र जो होते खुद को मतलब क्या लगाने लगते, आग लगाने लगते, फिर भी 27% आरक्षण को बीपी मंडल की सरकार जो होती है 1990 में मतलब लागू कर देती है, ठीक है। आपको पता होगा 2006 में, ठीक है, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री जो थे, शिक्षा मंत्री जो थे अर्जुन सिंह थे, ठीक है। तो 2006 में आप देखोगे तो वहां पे मंत्री जो थे, शिक्षा मंत्री जो कौन थे, अर्जुन सिंह थे। तो अर्जुन सिंह के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की घोषणा की गई तथा नया संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत मतलब संविधान में मतलब क्या, अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा गया, ठीक है। ये 15(5) आर्टिकल जो है ना हाल फिलहाल में भी चर्चा में था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 15 का 5 का यूज किया गया था, प्लस आर्टिकल 15 के 5 और एक 16 का 6, यही है ना, 15 का 5 और 16 का 6 का मतलब प्रयोग किया गया था ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के लिए, ठीक है। तो वो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री, अभी तो शिक्षा मंत्री बन गए, ठीक है, 2006 में ने मतलब शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण की घोषणा की तथा नया संविधान संशोधन किया। अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा सम्मिलित किया गया। वर्ष 2004 के पश्चात सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई, चाहे वह संस्थाएं राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करती हो या नहीं हो। अतः यह आरक्षण निजी शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भी है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा। आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं ना कहीं यूनिवर्सिटी में गए होंगे, एडमिशन वगैरह लिए होंगे ना। जी सर। तो वहां पे देखिएगा लिखा जी। रहता है 20% सीट जो है मतलब क्या है, एससी के लिए फिक्स है, ठीक है।
10% सीट समझ लीजिए एसटी के लिए फिक्स है। सता बात कर रहा हूँ, सता 50% से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये इतने सीट को फिक्स कर दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का जो कटअप जो निकलता है, डिफरेंट डिफरेंट निकलता है। एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, जनरल के लिए इतना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान जो किया गया था, तो 2006 में, ठीक है, 2006 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसको हम लोग वर्तमान में शिक्षा मंत्री को जानते हैं, उन्होंने मतलब इसकी घोषणा की थी। उन्होंने संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, जो कि आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा गया, जो कि 93 संविधान संशोधन 2006 द्वारा सम्मिलित किया गया, ठीक है। और इसमें कहा गया है 2004 के पश्चात सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, चाहे वह संस्था राज्य के द्वारा हेडेड हो। अब बोलेंगे सर मतलब तो ये तो राज्य के द्वारा चला जाएगा, केवल उसी में मिलेगा, सरकारी कॉलेज में मिलेगा क्या? हमको इंजीनियरिंग कॉलेज जो तरह तरह के खुल गए हैं देखो विभिन्न राज्यों में, क्या उसमें भी मिलेगा? तो बिल्कुल उसमें भी मिलेगा, ठीक है। जो राज्य के द्वारा हेडेड हो उसमें तो मिलेगा ही, साथ में जो संस्थाएं जो मतलब प्राइवेट है, ठीक है, जो राज्य से अनुदान नहीं प्राप्त करती, उनको भी देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखें। लेकिन साथ में ये आरक्षण व्यवस्था जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पे आरक्षण लागू नहीं होगा। जैसे बोलेंगे सर किस तरह का नहीं होगा, तो आप देखते हो गाँव देख कस्तूरबा विद्यालय, ठीक है, ध्यान में रखिए कस्तूरबा विद्यालय, कि एससी बच्चियों के लिए मतलब एक तरह का विद्यालय की स्थापना की गई है, ठीक है। एससी बच्चों के लिए बहुत सारा स्कूल होता है, ठीक है, तरह तरह के स्कूल में एससी बच्चों के लिए हॉस्टल होता है, ठीक है। तो वहां पे ये आरक्षण नहीं लागू करेगा, ठीक है, वहां पे ये नहीं काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब मैंने जो बताया 15(5) का, जो कि 15(5) आर्टिकल्स क्या शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है, आरक्षण देने का काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 103वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण दिया जाने लगा, जो कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में आई थी, जिसके तहत 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसका आधार क्या बनाया गया? क्योंकि ये भी भाई अब 10% आरक्षण भी अगर किसी की जरूरत हो, समता का आधार का उल्लंघन है, तो मौलिक अधिकार का आप उल्लंघन अगर कर रहे हो, तो इसके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बदलाव तो मतलब कर ही रहे होंगे ना, ठीक है। तो इसके लिए जो बदलाव जो किया गया, तो ध्यान में रखेंगे 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा भारतीय संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का आधार आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। संविधान संशोधन में राज्य के नागरिकों को, ठीक है, किसी भी, ठीक है, राज्य के नागरिक किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अनुमति देता है। 103वां संविधान संशोधन और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 संशोधन शामिल किया गया, ठीक है। लेकिन देखेंगे तो अनुच्छेद 15 को अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया, ठीक है। जब संशोधन करेंगे तो कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ेगा, इसी में क्या जोड़ेंगे, उसके सब क्लोज को जोड़ देंगे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे? तो इसके सब क्लोज को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 16 के 6 राज्य, संविधान का अनुच्छेद 16 का 6 राज्यों का अनुच्छेद 15(4) में उल्लेखित लोगों को, ठीक है, 15 का 6 राज्य को अनुच्छेद 15 के 4 में उल्लेखित लोगों को, ओबीसी एससी एसटी को छोड़कर देश के सभी आर्थिक, देखिए अब 15 के 4 में किसको किसको आरक्षण देने की बात कही गई है, ठीक है। तो 15 के 4 में कभी भी आरक्षण बोलेगा ना, तो ओबीसी एससी एसटी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर बता रहा हूं 15 के 4 में आर्टिकल 15 के 4 में किसके लिए है, तो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है। ये सब 10% के आरक्षण वाला कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 15 के 4 के तो ऑलरेडी इनको पहले इनको आरक्षण मिल चुका है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो संविधान के आर्टिकल्स 15 के में और 16 में जो संशोधन किया गया, तो उसके तहत कहा गया अनुच्छेद 15 के 6 राज्यों को अनुच्छेद 15 के 4 के में उल्लेखित लोगों को छोड़ के, मतलब 15 के 4 में जो लोग उल्लेखित है उसको छोड़कर, ठीक है, ध्यान में रखना है, देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने और शिक्षण संस्थाओं में उनके प्रवेश हेतु आरक्षण देने का व्यवस्था करता है। यह प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर राज्य द्वारा अनुदानित तथा गैर अनुदानित सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होगा, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। संविधान आर्थिक पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं करता। अब संविधान जो है आर्थिक पिछड़ेपन का परिभाषित नहीं करता, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, तो कौन सा व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है इसको डिफाइन नहीं करता। तो सरकार 15 के 6 के तहत आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित कर सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 15 के 6 में एक आर्टिकल्स को जोड़ दिया, उसके आधार पर आर्थिक पिछड़ेपन को किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा। बहुत सारा नियम है, इतना जमीन होना चाहिए, 8 लाख रुपया से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए, घर में सरकारी नौकरी होना चाहिए, बहुत सारा कैटेगराइज किया गया है ना, तो वही सारे चीज जो है इसमें मतलब दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 15 के 6 के तहत मतलब राज्य शैक्षणिक संस्थाओं में मतलब आरक्षण दे रही है, ठीक है। तो शैक्षणिक संस्थाओं में जब अगर आरक्षण अगर किसी को दोगे तो जाहिर सी बात है रोजगार में भी तो आरक्षण मांगेगा, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का मतलब ये रोजगार में भी आरक्षण देना। ईडब्ल्यूएस को 15 के 6 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित करते हुए जब उनको शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाता है, तो साथ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ईडब्ल्यूएस को रोजगार में भी आरक्षण दी जाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी देखेंगे तो जब से आइसक्रीम खाया उस शाम में ना सर्दी टाइप की हो गई है। देखेंगे 103वां संविधान संशोधन 2019 जो है राज्य के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में नियुक्त एवं रोजगार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 15(6) को जोड़ा गया, ठीक है। इसे जोड़ा गया तो 15 के सॉरी क्या मैं बता रहा हूं, 16 के 6 को जोड़ा गया। 15 के 6 तो पहला इसे जोड़ा गया था। अगर आपसे कितना भी डीप पूछे, अगर पूछ दे तो राज्य, ठीक है, शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को, ठीक है, 10% आरक्षण देती है, तो क्या लगाएंगे 15 के 6 या फिर 16 के 6? 15 का 6। 15 का 6, ठीक है। लेकिन उसको रोजगार देने के लिए ईडब्ल्यूएस को रोजगारों में 10% आरक्षण देने के लिए किस आर्टिकल्स को जोड़ दिया? 16 6। बिल्कुल, इसके लिए किसको जोड़ा गया? तो इसके लिए 16 के 6 को जोड़ा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 16(4) राज्यों को अधिकार देता है कि यह अनुच्छेद 16(4) में उल्लेखित वर्गों को छोड़कर, आप देखेंगे, आप बोलेंगे 15(4) में सर कौन सा वर्ग उल्लेखित है, बोलोगे ना 15(4) में, तो 15(4) में वैसे वर्ग उल्लेखित है ओबीसी एससी एसटी है जिनको मतलब राज्य जो होता है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देती है। आप बोलेंगे सर 16(4) में कौन सा वर्ग उल्लेखित है, तो 16(4) में वो वर्ग उल्लेखित है जिसको राज्य जो होता है सरकारी नौकरियों में 10%, सॉरी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देती है ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। तो 15 के 4 में ईडब्ल्यूएस का उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं राज्य इसको छोड़ के, ठीक है। 16 के 4 में ईडब्ल्यूएस का उल्लेख नहीं है, इसीलिए राज्य कभी भी बोलेगा तो किसको छोड़ना है, तो 16 के 4 और 15 के 4 में जो वर्ग जो उल्लेखित है उसको छोड़ना है, ठीक है। शैक्षणिक संस्था की बात करेंगे तो 15 के 4 में उल्लेख किया गया वैसे वर्ग कुछ ओबीसी एससी और एसटी आएगा। और 16 के 4 में बात करेंगे रोजगार का आधार बनाया गया ओबीसी एससी और एसटी के देने के लिए, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तब जाके जो वर्ग बचेगा तो भाई साहब कौन सा वर्ग बचेगा? ओबीसी को निकाल दिया, एससी को निकाल दिए, मतलब एसटी को निकाल दिए, तो जनरल ही बचेगा ना, स्वर्ण ही तो बचेंगे, ठीक है। तो उन्हीं को 10% मतलब सर आरक्षण जो देंगे, ठीक है। विद्यार्थी लोग के पास ईडब्ल्यूएस है वो 16 के 6 में आएगा, यही ना मतलब सर? मतलब जैसे विद्यार्थी लोग के पास ईडब्ल्यूएस नहीं है नहीं, तो वो सुनिए 16 के 6 में सुनिए, एक आएगा। मिनट, मैंने क्या बोला, एक 15 का 4 बोला, समझिए, ठीक है। इसके आधार आप किसी स्कूल में एडमिशन लेंगे ना, सिंपल समझ से किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? ओबीसी को, ठीक है, एससी को, अरे कहाँ गया यार, एसटी को, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नौकरी के बाद। अब पढ़ाई लिखाई करके आप नौकरी कीजिएगा, तो नौकरी कीजिएगा तो परीक्षा का जब फॉर्म जब डालिएगा, ठीक है, तो फिर से मतलब फॉर्म जो डालेगा तो फिर से इसमें, ठीक है, राज्य आरक्षण किसे देगी? ओबीसी को, ठीक है, एससी को, एसटी को। लेकिन अब आ गए मोदी जी, मोदी जी ने कहा ठीक है ओबीसी को, एससी को, एसटी का आरक्षण तो मिल रहा, 10% आरक्षण हम देंगे ईडब्ल्यूएस को ही देंगे, ठीक है। किसे देंगे? ईडब्ल्यूएस को भी 10% आरक्षण देंगे। तो राज्य बोला ठीक है देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राज्य बोला ठीक है 10% आरक्षण देंगे, तो इसके लिए उन्होंने बोला से हम 10% आरक्षण किसे देंगे, तो उन्होंने बोला से जो व्यक्ति 15 के 4 में सम्मिलित नहीं है उसको शैक्षणिक जी संस्थाओं में सर। 10% का आरक्षण देंगे, ठीक है। जो व्यक्ति 16 के 4 में शामिल नहीं है उसको भी 10% का आरक्षण देंगे। दैट मीन्स 10% के आरक्षण को क्लेम ओबीसी एससी और एसटी नहीं कर सकते। अगर सीधे सीधे राज्य कहती से 10% आरक्षण देंगे तो उसमें पता चलता ओबीसी एससी एसटी सारा का सारा क्लेम कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे जो जोड़ा गया, ठीक है, तो यहाँ पे 15 के 4 में अगर ओबीसी एससी एसटी को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देते हैं और 16 के 4 में परीक्षा के फॉर्म डालने में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण देते हैं, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 आर्टिकल्स निकाला गया। एक निकाला गया, आपको क्या निकाला गया? तो एक निकाला गया, ठीक है, क्या निकालते हैं? 15 के 6 शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, 15 का 6 परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए
16 का 6, ठीक 16 है, का 6। 16 का 6, जी ठीक है। जी इसी दोनों आर्टिकल्स का आधार बना के बोला गया से चलो अब सभी जगह पे क्या किया जाएगा, 10% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अगर कभी बोले जी। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण कैसे, मतलब मतलब वो वैलिड होता है, तो सीधा सीधा मुंह पे होना चाहिए 15 से 6, और मतलब क्या होना चाहिए, 16 का 6। जी। लेकिन यहाँ पर भी 16 आपको का 6। फंसाने का शोर कहेगा, तो बोलेगा चलो ठीक है, बहुत अच्छा याद किया, ये बताओ 15 का 6 में क्या है, तो 16 का 6 में क्या है, तो सीधा सीधा बोलेगा वहां से ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देंगे तो उसके लिए 15 का 6 प्रयोग होगा। अगर ईडब्ल्यूएस को जी। सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे तो क्या, 16 का 6 तो प्रयोग 16 होगा, का ठीक है। 6। क्लियर, समझ जी में आ गया। सर। जी सर, जी अब आ गए। हाँ, तो यही सब चीज समझना है, ठीक है, बाकी तो लूसेंट तो है ही। मिट का है नहीं रहा ये। ये सब मेंस लिखेंगे ना तो ये सब बहुत मैटर करता है, ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है, पेपर वन में पूरा भर भर के ये सब क्वेश्चन आता है। जी चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सरकारी सेवाओं में अफसर की समानता की बात कही जाती है, ठीक है। सरकार, अभी आपने पढ़ा ना, आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन सरकारी सेवाओं में आप देखोगे तो अफसर की समानता की बात कही जाती है, ठीक है। तो आधुनिक भारत में राजकीय सेवाएं संपत्ति और प्रतिष्ठा के नए अवसर है। अनुच्छेद 16 सरकारी सेवाओं में सभी व्यक्ति को, ठीक है, समानता का अवसर। अब 15 से हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है, 15 का जितना भी था, जितना जी उसमें जो सर। भी प्रॉब्लम था सो था बता दिया, पीडीएफ में कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो भी उसमें मोल जोल जी जो भी सर। था, बार्गेनिंग वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया, ठीक है। अब सीधे सीधे हम लगाते हैं 16 में आते हैं, ठीक है। अब देखोगे 16 में क्या है, तो 16 में क्या है, तो अफसरों की समानता है, ठीक है। कहाँ है, अफसरों की समानता है। कहाँ पे अफसर की समानता होगी, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई वैकेंसी निकाला जाएगा, कुछ भी निकाला जाएगा, वहां पे अफसर की समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आर्टिकल हम्म। 16 क्या बोलता है, सरकारी सेवाओं में सभी की नियुक्ति हेतु समानता का अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या निकल कर आता है, ठीक है। तो देखेंगे राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में समानता, ठीक है। तो इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। नियुक्ति का अभिप्राय सेवाओं में प्रवेश सुनिश्चित करना है, जबकि रोजगार का अवसर सेवाओं में प्रवेश के बाद वेतन एवं भत्ते तथा विभिन्न सुविधाओं में भी समानता प्रदान की जानी चाहिए, जिसे रोजगार का समानता कहा जाएगा, जो 16 के 1 में है। इस लाइन को ध्यान से समझिए। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अगर राज्य किसी भी तरह का नियुक्ति करता है तो राज्य के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। मतलब नियुक्ति का जी अभिप्राय सेवाओं में प्रवेश सुनिश्चित करना है, जबकि राज्य का अवसर सेवाओं में प्रवेश कर वेतन एवं भत्ते तथा विभिन्न सुविधाओं में भी समानता प्रदान की जाएगी। अब जैसे पहले तो आपको राज्य को क्या करना है, अवसर की समानता देकर जो भी नौकरी का फॉर्म आएगा सभी लोगों को आमंत्रित करना है, किसी विशेष के लिए जी नहीं होगा। और जब वो नौकरी में चले जाते हैं तो ऐसा नहीं कि सैलरी में भेदभाव कर सकते, चलो महिला को दे दिए 22,000 रुपया सैलरी, पुरुष को 25,000 रुपया दे दिया, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे अवसर की जी। समानता में देखेंगे, जातिवाद भी अवसर की समानता होगी, धर्मवाद भी अवसर की समानता होगी, और लिंग के अनुसार भी अवसर की समानता की बात की जाएगी, ठीक है। मतलब ना तो जाति के आधार, अवसर की समानता कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई दो आदमी का सही कैटेगराइज करिए नहीं होगा, एकदम। ठीक है। लैंगिक समानता भी जी। होगी, महिला पुरुष में विभेद नहीं होगा, ठीक है। धार्मिक समानता, अभी किसी धर्म के आधार पर भी अवसर की समानता की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। उसके बाद जातिवाद को लेकर भी होगा, ठीक है। उसके बाद शारीरिक बनावट के आधार पे तो होगा ही, ठीक है। सभी जगह पे अवसर की समानता होगी। जिसे रोजगार में समानता कहा जाता है, ये आर्टिकल 16 का सब क्लोज 1 कहता है, ठीक है। जी आप देख, अब बार बार मैं राज्य अगर बोल रहा हूं ना, तो राज्य कहने का मतलब कोई बिहार राज्य या फिर भारत राज्य नहीं होगा। राज्य कहने का मतलब आप जो ऑफिस में जो काम करते हो वो भी एक राज्य है, ठीक है। जी आप किसी सरकारी ऑफिस में काम करवा रहे, रेलवे का नौकरी कर रहे हैं, तो रेलवे एक स्टेट है, ठीक है। रेलवे क्या, एक स्टेट है, समझे। रेलवे कोई फंडामेंटल राइट को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट के अंदर वो करता है, ठीक है। बैंक में आप गए, बैंक क्या है, बैंक एक स्टेट है, वहां पर भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकता है वो, ठीक है। आप चले जी जाइए सर। किसी होटल में, चले जाइए, होटल भी स्टेट का पार्ट है, ठीक है। सबके सब स्टेट का पार्ट है, चाहे वो सरकारी हो या फिर नहीं हो, ठीक है। राज्य कहने का मतलब, राज्य का डिफिनेशन जो है, आर्टिकल 12 जो होता है बहुत ही व्यापक डिफिनेशन देता है। आर्टिकल 36 जो होता है वो भी व्यापक डिफिनेशन देता है, ठीक है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 के अंतर्गत सारी चीजों को शामिल कर दिया जाता है, बोला जाता है सारे के सारे राज्य है। इसलिए आर्टिकल 12 जो है मौलिक अधिकार का पहला आर्टिकल जो कि राज्यों को डिफाइन करता है। आर्टिकल 36 जो वो भी राज्यों को डिफाइन करता है, ये राज्य है तो है क्या, जी ठीक है। अगर राज्य है, अगर स्टेट है तो स्टेट है कैसा, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल जो होता है उसको डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसको जरा सा, बहुत मैं बार बार राज्य से बोल रहा हूं तो बहुत लोग समझ रहे होंगे जैसे किसी विशेष राज्य की बात करो, नहीं।
राज्य कहने का मतलब स्कूल हो सकता है, राज्य कहने का कोई सरकारी बिल्डिंग हो सकता है, राज्य कहने का मतलब हॉस्पिटल हो सकता है, राज्य कहने का एलआईसी मतलब का जो बिल्डिंग हो सार्वजनिक सकता है। के लिए आए वो हाँ, सब टोटल राज्य टोटल जो कहलाते हैं। सार बिल्कुल जो जो सार्वजनिक महत्व का जो सारा चीजें सारे के सारे राज्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अगर वहां पे अगर आपके जी साथ किसी भी जी तरह का हनन होता है तो मौलिक अधिकार का हनन समझा जाएगा, उसके बाद आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप अपना रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर आप जस्टिफाई होता है तो, ठीक है। जी सर। दूसरी बात देखेंगे भेदभाव पे प्रतिबंध, ठीक है। देखेंगे ये निर्धारित करता है कि राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के निवास के आधार पर अथवा इनसे किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे क्या बोला, देखिए आप इसी को काटेगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे क्या बोला, देखिएगा इसको काट कैसे देगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, अवसरों की समानता की बात करता है, जिसमें बोलता है राज्य रोजगार और नियुक्ति में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर, ठीक है, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। देंगे इसको ध्यान से ठीक है। समझिएगा। जबकि अन्य आधार, जैसे अन्य आधार पर भेदभाव कर सकता है, कैसे करेगा ना, शैक्षणिक योग्यता, जैसे अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर दीजिएगा हमको दरोगा का फॉर्म नहीं भरने दे रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे बोल जी दिया से सर। भाई साहब जो नौकरी वैकेंसी जो निकलेगी उसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। इसके आधार जी पर ये नहीं कह जी सकते जो पढ़ा लिखा नहीं आदमी है उसके साथ भी अफसर की समानता होगी, लेकिन नौकरियों में अफसर की समानता वहां पर नहीं देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए शैक्षणिक जी योग्यता तय बिल्कुल है। सर। शारीरिक क्षमता, आप ग्रुप डी में जाएंगे तो आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं दौड़ेंगे तो आप नहीं भरिए फॉर्म, ठीक है। तकनीकी योग्यता, जी अगर आप एलडीसी का फॉर्म भरेंगे तो भाई साहब आपको 35 की स्पीड में टाइपिंग करना ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कि आधार पर विभेद किए जा सकते हैं, तो ये तीन आधार जो बताया, राज्य शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक क्षमता और तकनीकी की योग्यता के आधार पर भेदभाव कर सकती है, ठीक है, जो तार्किक है और आवश्यक भी है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को रेलवे में, ठीक है, लोको पायलट की वैकेंसी निकला, वो व्यक्ति देख ही नहीं सकता है और उसको अगर भेज देंगे तो पूरा डुबो देगा, ठीक है। तो ऐसे आधार पर वो तार्किक भी है और इसके आधार पर राज्य जो होता है भेदभाव कर सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उपर्युक्त व्यवस्था न केवल सरकारी सेवा होती हेतु है, न कि निजी कंपनियों के लिए है, ठीक है। मतलब ये सारे कुछ निजी कंपनी भी कर सकती है, सरकारी सेवा भी में भी मतलब ठीक ये है। सारी चीजें होगी। निजी कंपनियां अपने अनुसार पदों पे नियोजन करती हैं, अनुच्छेद 16 का 2, ठीक है। निजी कंपनियां अपने अनुसार पदों पे नियोजन करती है, इसके लिए आर्टिकल 16 का 2 मतलब 16 का 2 मतलब जी। प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हम्म। अब यहाँ पे देखते हैं, बताता हूं आपको। अब देखिए ऊपर क्या बोला, ऊपर बोला भाई साहब जाति, लिंग, उद्भव इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन निवास के आधार पर भेदभाव होता है। अब देखेंगे कैसे होता है। देखेंगे अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवान, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर केवल 5 आधारों पर प्रतिषेध पर मनाही है, ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान पे केवल 5 स्थान पे भेदभाव की बात कही गई, ठीक है। परंतु अनुच्छेद 16 में 2 अतिरिक्त आधारों पर भेद, उद्भव एवं निवास स्थान पर भी विभेद को रोका गया, ठीक है। आर्टिकल 16 में बात करेंगे, देख 15 को, ये 5 को तो है ही। आर्टिकल 16 में, ठीक है, बात करेंगे तो अतिरिक्त उद्भव एवं निवास के स्थान, ठीक है, उद्भव एवं निवास स्थान पर भी इसमें शामिल कर दिया जाता है, इसके आधार पर भी भेदभाव को रोका गया है। इसका ध्येय यह है कि राज्य केवल अपने निवासियों को ही सरकारी नौकरी में प्रश्न न दे, जो कि अभी पहले बताया। जैसे मान लीजिए किसे, एक मान लीजिए बिहार स्टेट, ठीक है, बिहार स्टेट ऐसा न से सरकारी नौकरी में केवल बिहार के लोगों को ही आमंत्रित करे, बल्कि देश के सभी नागरिकों का समानत कर दिया जाएगा, क्योंकि जन्म स्थान के आधार पर मतलब क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जी क्योंकि सर। आर्टिकल 15 कहता है और 16 में भी ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे निवास के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है, जैसे किसी आप अगर उत्तर प्रदेश के फॉर्म भरने जाएंगे, ठीक है, वहां से अगर आप उत्तर प्रदेश के फॉर्म भरने जाएंगे तो बिहार में आप 50% आरक्षण की दावा करती है महिला होने के नाते, लेकिन उत्तर प्रदेश के फॉर्म भरेंगे तो आप सीधे वो सीधे वहां नहीं पे जनरल होता। कैटेगरी में आप आ जाएंगे, ठीक है। दैट मीन स्टेट जी आपको सर। क्या किए, तो वहां पे निवास स्थान के आधार पे आपसे मतलब भेदभाव करती है, ठीक है। अगर बाय द वे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, आप ओबीसी हम्म। कैटेगरी से आप 27% आरक्षण स्टेट में दावा कर सकते, स्टेट ओबीसी के 27% आरक्षण के अलावा भी कुछ दे सकती है, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन सेंट्रल का 27% है, ओबीसी का किसी भी तरह से 27% आरक्षण देना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे स्टेट में अगर आप फॉर्म डालने जाते हो तो सीधे सीधे आप वहां पे क्या, जनरल के कैटेगरी जनरल में कैटेगरी आ में आप जाए। आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ राज्य जो होता है निवास के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया। अब रीजन क्या है,
क्योंकि रीजन क्या है, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्षेत्रीय विविधता को बनाए हुए रखना है, ठीक है, जनजातीय हितों से टकराव नहीं करना है, हर क्षेत्र का अपना एक मूलक उद्देश्य होता है, उसको भी खंडन नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, जो क्षेत्र का जो विशेष महत्व का चीज जो है उसको कभी भी हम लोग क्या करेंगे, तो उसको खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो वहां का मूल उद्देश्य क्या है, जनजाति प्रदेश है, ठीक है, तो जाहिर सी बात वहां पे थोड़ा सा विशेष सुविधा उन लोगों को देंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रभावी क्षेत्रीय विषमता विद्यमान थी, शैक्षणिक स्तर पर भी एक समान नहीं था, इसलिए किसी क्षेत्र के विशेष स्थानीय निवासियों को सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान किया गया। देखेंगे जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करेंगे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करेंगे तो बंगाल जो था, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रणी क्षेत्र था, वहां के लोग पढ़े लिखे थे ज्यादा, वहां के लोग ज्यादा शिक्षित थे। जबकि बिहार की बात करेंगे या फिर और भी प्रदेश की बात करें, बहुत अधिक पिछड़ा था। तो उस राज्यों के लोगों ने कोशिश किया से इन लोगों को अगर विशेष सुविधा अगर नहीं दिया जाए, ठीक है, तो ये कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। तो स्थानीय निवासियों को सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान किया गया, तो संविधान में भौगोलिक विषमता को स्वीकार किया गया। संविधान में भौगोलिक विषमता को स्वीकार करता है, जिसे लोकप्रिय रूप से भूमिपुत्र, ठीक है, सॉन्स ऑफ सॉइल का विचार दिया गया है, जिसके अनुसार भूभाग में विद्वान रोजगार का पहला अधिकार भूभाग में पैदा हुए लोगों का होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए उड़ीसा का कोई वैकेंसी अगर निकलती है, ठीक है, बाय द उड़ीसा की अगर वैकेंसी कोई निकलती है, तो यहाँ पे समता का अधिकार का थोड़ा सा उल्लंघन हो जाता है, और निवास के आधार पर भेदभाव भी होता है। संविधान के कहना क्या है, देखिए प्रभावी जो स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रभावी क्षेत्रीय विषमता विद्वान जो थी, शैक्षणिक स्तर पर भी समान नहीं थी, सबका शैक्षणिक स्तर भी अपना अलग अलग था, शैक्षिक स्तर, इसीलिए स्थानीय निवासियों को सेवाओं में प्राथमिकता दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कोई भी अगर वैकेंसी अभी कुछ भी निकलता है, तो सबसे पहला अधिकार जो होगा, ठीक है, उस भूभाग में विद्यमान रोजगार का पहला अधिकार उस भूभाग में पैदा हुए लोगों का होना चाहिए। इसीलिए देखते कभी भी राज्य सरकार जब अपना सिलेबस वगैरह बनाएगी ना, तो अपने यहाँ के लोगों के हित में रखकर बनाएगी, ठीक है। जैसे बिहार का अगर जी सर। बीपीएससी का एग्जाम लेती है, तो 30 नंबर से बिहार से प्रश्न पूछ देगा, ठीक है। अब बाहर के आदमी आएगा तो जी उसको पहले बिहार भी पढ़ना पड़ेगा। झारखंड का अगर झारखंड पीसीएस के लेगा, तो एगो पेपर ही 300 का मतलब जनजातीय हित को लेकर पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जी गया से जो मतलब अधिकार जो भी मतलब जो बनेंगे, ठीक है, जो भी जॉब वगैरह जो क्रिएट होगी, तो पहला अधिकार जो होगा, जहां से जॉब का क्रिएशन होगा वहां के लोगों का ही होना चाहिए, ठीक है। संसद जी विधि सर। द्वारा राज्य विशेष अधिकार ये दे सकती है कि वो सरकारी सेवाओं में किन्हीं कर्मचारियों वर्गों के रोजगार में नियुक्ति के लिए निवास के आधार पर अपने राज्य के निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है, अर्थात भर्ती प्रक्रियाओं में निवास की शर्त लगाई जा सकती है। परंतु यह तभी हो सकता है जो संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाए, क्योंकि राज्य विधानसभा के अधिकार नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे राज्य इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले, ठीक है, आर्टिकल 16 का ज्ञान किनको नहीं था, कौन है, मामा जी, क्या नाम है मुख्यमंत्री साहब के यहाँ का मध्य मुख्यमंत्री प्रदेश के, क्या नाम है मुख्यमंत्री का नाम, शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान। चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक सभा में से आज से मध्य प्रदेश की सारी नौकरियां जो होगी मध्य प्रदेश के, ठीक है, भांजा एवं भांजियों के लिए होगी, लेकिन उनको कौन बोले, आर्टिकल 16 का 3, शिवराज सिंह चौहान ऐसा कर सकते थे, मध्य प्रदेश की सारी नौकरियां मध्य प्रदेश के भांजी और भंजाओं के लिए होगा, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उनको संसद से ऐसा कानून पारित करवाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं है से अपने यहाँ के सारी नौकरियों के अपने यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित रख सके, ठीक है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल जी है, सर। 16 का 3 है, ठीक है। जब संसद ऐसा विधि बना देगी, ठीक है, तभी जाके ऐसा हो सकता है, क्योंकि राज्यों को अपने राज्य के विधानसभाओं के अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जी में किसी ने मतलब क्या किया, एक फाइल कर दिया, ठीक है, तुरंत मतलब मध्य प्रदेश सरकार को अपना फैसला को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, ठीक है। बदलना पड़ा। हाँ, जी आप बोल सकते हो 40% यहाँ के लोगों के लिए रहेगा, 50% रहेगा यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। अब सारा आरक्षण देने के बाद भी 50% जनरल का सीट रहता है ना, 50% से इंदिरा साहनी बनाम केस में क्या कहा गया, बोला गया 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, मतलब 50% सीट जो रहेगा मतलब जनरल सीट रहेगा, उस पर तो फाइट कोई भी कर सकता है ना। हम्म। ये थोड़ी ना बोल से उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरने जाएंगे तो हम बिहार के नागरिक हम उत्तर प्रदेश के फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जी सर। जी ठीक है। तो 16 का 3 क्या कहता है, कि राज्य इस तरह का कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे मतलब बाहर के लोग मतलब वहां पे जो अफसर जो प्रदान होता है उसमें नहीं पार्टिसिपेट करे। ऐसा कानून बनाने का अधिकार होगा, लेकिन ऐसा कानून उस राज्य के लिए कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, ठीक है।
संसद बनाएगी। राज्य के जी। विधानसभाओं का इस तरह के कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं राज्य के अंतर्गत, ठीक है, नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण, ठीक है, दिया जाता है। यह अनुच्छेद भी विशेष उद्देश्यों की समानता के नियमों का ढील देता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी राज्य जो होता है अपने यहाँ जो नियुक्ति करवाती है या फिर रोजगार जो देती है उसमें आरक्षण का प्रावधान करती है, तो यह अनुच्छेद भी विशेष उद्देश्य हेतु, ठीक है, समानता के नियमों का ढील देता है। ये अनुच्छेद के तहत राज्य पिछड़े वर्गों के राज्य के अंतर्गत नियुक्ति में रोजगार में आरक्षण प्रदान करेगा। राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों को तब आरक्षण दिया जाता है जब उस वर्ग के राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। अब मान लीजिए बीपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी में मतलब बात करेंगे, ठीक है, सभी जगह पे समझिए से एक ही समुदाय के लोग भरे पड़े हैं, ठीक है, सपोज जो बात कह रहा हूँ, राज्यों का ऐसा लागू होगा, ठीक है, राज्यों का ऐसा लागू होगा से भाई साहब ये जो समुदाय जो है बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कोई जाति का नाम वाइस है, समझिए। अब जी यहाँ पे देखेंगे से बीपीएससी के, सॉरी बीपीएससी नहीं, समझिए बिहार दरोगा, ठीक है, देखेंगे वाई जाति के लोग जो है, ठीक है, सारे थाने में यही लोग दरोगा बन बैठे हैं, ठीक है, हम्म कहीं भी है नहीं। आप देखेंगे पी जाति के लोग जो है इसका एक भी कहीं पे दरोगा है ही नहीं, जबकि इसका भी होना चाहिए, देश में राज्य में इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब जो अगला वैकेंसी निकालेगी ना, अगला वैकेंसी निकालेगी, राज्य सीधे सीधे बोल देगी, ठीक है, वाई जाति के लोग समझिए कि जनरल कैटेगरी के आते हैं बाय द वे, ठीक है, ये ओबीसी के लिए आती है, ठीक है। तो राज्य सीधा सीधा बोलेगी 50 सीट पे हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये केवल ओबीसी के लिए होगी, ठीक है, इसमें जनरल का कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, एससी कोई भी नहीं अप्लाई कर सकता, एसटी कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। आप तो सीधे सीधे कहोगे भाई साहब ये तो सीधा सीधा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक समुदाय विशेष को मतलब क्या किया जा रहा है, आवेदन करने से इनकार कर रहा है। लेकिन राज्य ऐसा कर सकती है, क्या कर सकती है, राज्य ऐसा कर सकती है। इसीलिए किसी किसी परीक्षा का फॉर्म जब भरने जाते हैं तो वहां पे देखते से एक भी सीट मतलब जनरल का नहीं, या फिर एक भी सीट ओबीसी का नहीं, सीधे सीधे 5 को सीट एससी का दिया हुआ, 5 को सीट एसटी का दिया हुआ, ऐसा बहुत सारा फॉर्म आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है। लेकिन राज्य को जब ऐसा लगेगा से उसके राज्य में, ठीक है, उसके राज्य में मतलब किसी एक समुदाय की मतलब क्या संख्या बहुत ही ज्यादा जो निम्न रह जो गई है, पिछड़ा हो तो गया है। ऐसे कंडीशन जी। में, हाँ, ऐसे कंडीशन में वो इस तरह का प्रयोग करेंगे। तो यह अनुच्छेद भी उद्देश्यों के हेतु समानता के नियमों का ढील देता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्य पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति में रोजगार की सेवा में आरक्षण प्रदान करेगा। राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों को तब आरक्षण दिया जाएगा जब उस वर्ग के राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो, ठीक है। अनुच्छेद 16 जी। के 4 तभी लागू हो सकता है जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए, जैसे प्रथम प्रथम क्या होगा, पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, ठीक है, दूसरा बात करेंगे उसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, और तीसरा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो, ठीक है, तीनों कंडीशन होगा तब जाके ये चीजें पूरी होगी। इन शर्तों के पूर्ण होने पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसी एक जी। शर्त के आधार पर आरक्षण प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, तीनों के तीनों शर्त मतलब क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इस 16 का 4 भी ध्यान में रखिएगा, 16 का 4 उसके कंडीशन में क्या होगा, लागू हो जाएगा। समझ में आ रही है ये चीज। जी सर। आप चलेंगे, आप पिछड़े वर्गों के पहचान के लिए एक सर आयोग, जी, लेकिन ये किसी भी कैटेगरी के लिए है सर कि? जो देखिए पिछड़ा रह जाएगा डिफाइन उसके सुनिए, लिए। नहीं डिफाइन राज्य करेगी से कौन सा वर्ग पिछड़ा हो। जी अब सर। स्टेट डिफाइन करेगी ना, इसके लिए 3 को आधार बना दिया ना, कौन सा वर्ग पिछड़ा होगा, तो इसके लिए बोला सबसे पहली बार बोला कि वह वर्ग पिछड़ा हो, ठीक है। द्वितीय उसका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। तीसरा कंडीशन क्या होगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा हो, ठीक है। तीनों जी। कंडीशन जब लागू होगा तो वैसे आधार पर इसको 16 के 4 में साबित, 16 के 4 में क्या है, ओबीसी है, ठीक है, एससी है, एसटी है, इनके आरक्षण के प्रावधान किया गया, ठीक है। और किसी को शामिल करेंगे तो उसके लिए 3 आधार होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों आधार होना जी चाहिए, सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पिछड़ेपन के लिए, ठीक है, आयोग गठित किया गया, ठीक है, काका कालेकर साहब का आयोग का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पिछड़ेपन की पहचान के लिए एक गठित आयोग भी है, ठीक है, इसको भी जरा देख लेते हैं, हालांकि संवैधानिक दर्जा तो बहुत बाद में मिलता है। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है, देखिए अधिकार किसको, राष्ट्रपति को, लेकिन अब धीरे धीरे अधिकार की स्टेट के पास आते जा रहा है। हाल फिलहाल में ओबीसी वगैरह के लिए अधिकार किसको, राज्य को दे दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जानकारी में उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक आयोग नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 16 के 4 में या संविधान के किसी भाग में पिछड़ेपन को परिभाषित नहीं किया गया। अब कौन सा व्यक्ति पिछड़ेपन होगा, कैसे इसको डिफाइन करोगे,
पिछड़ापन का आधार क्या होना चाहिए? मान लीजिए पिछड़ापन का अधिकार तो जातिवाद तो नहीं हो सकता है। अब पिछड़ेपन का आधार नहीं। की बात करेंगे तो रामविलास पासवान जी के पुत्र जो है एससी कैटेगरी से आते हैं, लेकिन बहुत अधिक समृद्ध है, ठीक है। और हो सकता है कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो कि सुदामा टाइप का हो, तो कैटेगरी उसका स्वर्णों का है, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी। तो पिछड़े पर का आधार तो जाति बात तो कभी नहीं हो सकता। जो कौन सा आदमी एससी पे जन्म लिया है, कौन सा आदमी ब्राह्मण है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो संविधान नहीं सर, कहीं पर भी, ठीक है, पिछड़ेपन का डिफिनेशन क्या होना चाहिए इसको परिभाषित नहीं करती है, जो ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर हो। जी। बिल्कुल। अतः इन वर्गों की पहचान और निर्धारण की समस्या आ रही है। सरकार समय समय में पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता के बाद पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सबसे पहला काका कालेकर आयोग की स्थापना 1953 में की गई। पूछा भी जाता है काका कालेकर कब बनी थी, तो 1953 में बनी थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना, कब बनी थी, तो 1953 में बनी थी, ठीक है। ध्यान में रखिए कब बनी थी काका कालेकर, 1953। 1953 में बनी थी, ठीक है। उन्नीस सौ हालांकि तिरपन यह आयोग अंतिम निष्कर्ष में नहीं पहुंच सका, ठीक है, कि पिछड़े वर्गों के लोग कौन है, ठीक है। इनके अनुसार केवल जाति को भारत के पिछड़े वर्ग का आधार आधार नहीं माना जा सकता। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले जी आपको सर। बता दिया, तो केवल जाति केवल पिछड़े वर्ग का आधार नहीं हो सकता है, ठीक है। काका कालेकर आयोग जी। ने सभी महिलाओं को, ठीक है, काका कालेकर सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने का सिफारिश की थी। काका कालेकर साहब ने बोला था सभी महिलाओं को मतलब क्या करे, जो पिछड़े वर्ग के कैटेगरी में पिछड़े शामिल करे, वर्ग। परंतु सरकार ने काका कालेकर आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इसी समस्या के जी। समाधान के लिए फिर 1979 में मंडल कमीशन आता है। अब मंडल कमीशन अपना रिपोर्ट कब देगा, तो 1990 में अपना मंडल कमीशन रिपोर्ट देगा। जब मंडल कमीशन जब रिपोर्ट देगा तब पूरे देश में जलने लगेगा, ठीक है। अब मंडल कमीशन ही बोलता है 27% आरक्षण देना चाहिए, पिछड़े वर्ग को देना चाहिए, जो कि ओबीसी कैटेगरी को 27% आरक्षण देने की बात कहती है, ठीक है। तो 1979 में मंडल कमीशन आई थी, लेकिन अपना रिपोर्ट मंडल कमीशन ने रिपोर्ट सर अपना 80 में दी थी। इसके रिपोर्ट को बात करेंगे तो 1900, ठीक है, ठीक है, 1900 1900 मतलब बात करेंगे तो 90 में इसकी रिपोर्ट को मतलब क्या किया गया, तो इसकी रिपोर्ट को 1990 में मतलब क्या किया गया, तो मान लिया गया, ठीक है, लागू ध्यान में किया गया। रखेंगे। जी। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें 1979 में मतलब क्या मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। जिस समय मंडल आयोग की स्थापना हुई थी उस समय सरकार किसकी थी, आपकी थी, मेरी थी, या फिर जनता पार्टी की सरकार थी, किसकी सरकार थी? जनता पार्टी। बिल्कुल, जनता 1977 में ही जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, ठीक है। 1977 जी। से लेके 1980 तक जनता पार्टी की सरकार रहेगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 1919 में 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई, जिसकी नियुक्ति जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग की पहचान के निम्नलिखित संकेतकों का प्रयोग किया। तो मंडल आयोग ने बोला भाई साहब सामाजिक स्तर पर पिछड़ापन होना चाहिए, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन होना चाहिए, और आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ापन होना चाहिए। तीन आधार इन्होंने मंडल कमीशन ने बोला भाई साहब ये पिछड़ेपन का मतलब क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए, ठीक है। जी। आगे देखेंगे तो यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में पिछड़ी जातियों के पिछड़े वर्ग में सम्मिलित की जा सकती है। कहने का अभिप्राय है कि भारत में जाति एवं वर्ग परस्पर अंतर संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे एक आधार निकाला गया से भारत में पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जा सकते हैं, ठीक है। ये जाति और वर्ग बड़ा अंतर हो जाएगा, ठीक है। एक जाति अलग होता है, वर्ग अलग होता है, ठीक है। जाति में एक जाति के ही लोग होंगे, लेकिन वर्ग में विभिन्न जी, जाति के और लोग हो वर्ग में सकते हैं, विभिन्न ठीक है, जाति। जी। ठीक है। अगर बोल सकते ये जाति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो बोल सकते ये जाति जो जी। है पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है, लेकिन बोलेंगे ये वर्ग जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है तो डेट मीन्स विभिन्न जाति हो सकता है, ठीक है, उसमें विभिन्न 5 जाति 10 होंगे। जाति हो जी। सकता है, ठीक है। तो ये बात करेंगे जाति और वर्ग जो है अंतर संबंधित है, इसीलिए पिछड़ी जाति के लोग ही, ठीक है, पिछड़ी जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग है, तथा अग्री जाति के लोग ही अग्रे वर्ग में शामिल किए जा सकते हैं। ये बड़ा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। डेट मीन्स अगर ऐसा अगर करेंगे तो फिर मतलब आर्थिक आधार क्या रह जाएगा, तो फिर तो आर्थिक आधार का खंडन हो जाएगा ना। जब आप बोल रहे हैं पिछड़े जाति के लोग ही पिछड़े वर्ग में शामिल हो जाते हैं, अग्री जाति के लोग ही अग्री वर्ग में जब शामिल होंगे, तो मैंने एक एग्जांपल आपको बता सकता, कोई ब्राह्मण तो सुदामा भी तो हो सकता है, हो सकता है ना, जी। ठीक है। कोई एससी कैटेगरी में रहने वाला लोग भी तो मतलब काफी अमीर हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। मैंने रामविलास पासवान जी का एग्जांपल दिया, ठीक है, समृद्ध है वो, ठीक जी है। सर। तो इससे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसी सब को देखते हुए फिर 1990 में जनता पार्टी की सरकार
सरकार 80 में हट जाती है, फिर 90 में आती है, बीपी मंडल की सरकार आती है। अब बीपी मंडल की सरकार बोलता है सर मंडल आयोग की सिफारिश को तो भाई साहब हम लागू करेंगे, और जाति को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार माना, और सरकार ने अपने निर्णय में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। फलतः अन्य वर्गों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया, ठीक है, और खूब जाके जी मतलब हुआ, सर। जगह जगह पर लोग जो थे आग लगा लेते थे, लगभग हजारों लोग मतलब मारे गए, खूब जाके बीपी मंडल का खूब मतलब नारा लगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो थे मारे गए थे। अभी भी मंडल कमीशन का हिंसा घटनाएं सर्च कीजिएगा ना गूगल में मिल जाएगा। बहुत सारे छात्र ने अपने आप को आग लगा लिया, बहुत सारी चीजें, मतलब इलाहाबाद में आंदोलन हुआ, दिल्ली आंदोलन का केंद्र बना हुआ था, दिन दहाड़े बच्चों मतलब आग लगा लेते थे, ठीक है, इसका विरोध करने के लिए। उसके बाद 1991 में जब नरसिंह राव की जब सरकार जो थी, तो ऊंची जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी। तो भला ही मतलब बात करेंगे, भला ही अगर बात करेंगे 10% आरक्षण मोदी जी के सरकार ने दे दी 2019 में, लेकिन मुख्य रूप से बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी घोषणा नरसिंह राव की सरकार ने की थी, 1991 में की थी, ठीक है। इन सभी जी विवादों जी। को न्यायालय में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में चुनौती दी गई, ठीक है, जो लोकप्रिय रूप से मंडलवाट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, आई थिंक 90 का केस था सर, 90 या 92 का था, सर 92 का केस था, 92 का केस था। इस केस में बना गया कि किस प्रकार से आप 27% आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी को, 10% आरक्षण की बात करें ईडब्ल्यूएस के, जबकि 50% आरक्षण वो ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तब जाके इन सारे केस जी को जब सर। उच्चतम न्यायालय में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ की केस में जो चुनौती दी गई, तब यहाँ पे बोला गया ठीक है तुम्हारी बातों को ही मानते हैं, चलो ठीक है, 50% से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा आरक्षण जो होगा वैलिड नहीं होगा, मतलब 50% आरक्षण तुम रिजर्व कर दो, अब 50% सीट जो रहेगा जनरल के लिए मतलब रहेगा, ठीक है। तो जी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस कब आया था, 1992 में आया था। ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निम्नलिखित मुद्दों पे समाधान किया गया, ठीक है, जिसमें बताया गया पिछड़ेपन, अभी और पढ़ा दूं क्या, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। समाधान के पिछड़ेपन, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास में किसी को नहीं रहता है यार, ठीक है, समय से आते नहीं है तो फिर मैं नहीं लूंगा, मैं बंद कर दूंगा, मेंस के शुरू करके सब पीटी का बंद कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि समय से नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता, पूछते रहते कहाँ तक पढ़ाई होगा ये भी याद नहीं रहता है। पढ़ना है, पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है तो पढ़िए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, लेकिन समय पे आया कीजिए जब टाइम दे दिए, और यहाँ तक सिलेबस भी नहीं याद आता कहाँ तक पढ़ाई हुआ है, ठीक है। तो आज जहां तक पढ़ा दिए, कल हम इंदिरा ये पिछड़ेपन का अभिप्राय देखेंगे, पिछले इंदिरा वाले साहनी का बनाम भारत संघ केस देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से करना है, ले लिए सर। ठीक है। हाँ, जी। तो अभी 2 दिन आपका फंडामेंटल राइट और चलेगा, ठीक है, 2 दिन, 2 से 3 दिन, बहुत लंबा चैप्टर फंडामेंटल राइट, सब फंडामेंटल राइट ही है क्या, कौन बोला पीडीएफ हम खोल लेते हैं। हाँ, पूरा फंडामेंटल राइट ही है, ठीक, विद्वान बना देगा फंडामेंटल राइट का, चिंता मत कीजिए, ठीक है। हम पढ़ाते हैं लगभग 10 से 15 दिन में फंडामेंटल राइट पढ़ाते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट ही तो आपको जानना है, अगर अपना मूलभूत जी अधिकार ही सर। नहीं जानेंगे, ठीक है,